रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन अभी अभी आकर के खड़ी ही हुई है। बड़ी मुश्किल से लड़के को ट्रेन में धक्का मुक्की करते हुए जनरल बोगी में खड़े होने के लिए स्थान प्राप्त हुआ है और ट्रेन के बाहर खिड़की पर उसके पिता खड़े हैं और वो अपने बच्चे से ट्रेन चलने के ठीक पहले कहते हैं कि बेटा मन लगा के पढ़ना, जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। बेटा क्या इस बार सिलेक्शन हो जाएगा? लड़का अभी कुछ उत्तर देने के बारे में सोच ही रहा है कि ट्रेन की सीटी बजती है और ट्रेन रवाना हो जाती है। लेकिन पूरे सफर के दौरान वह छात्र अनेक प्रकार के कश्मकश से मानसिक तौर पर गुजरता है और मन ही मन उसके मन मस्तिष्क में बहुत से प्रश्न उठते हैं। उसे पता है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके सहारे वह अपनी एक निम्न मध्यम वर्गीय सामाजिक और आर्थिक स्थिति को 2-3 साल के कठोर परिश्रम के माध्यम से पूरी तरह से बदल सकता है और समाज में मान मर्यादा प्रतिष्ठा हासिल करने के साथ साथ एक सुखमय जीवन भी प्राप्त कर सकता है और न केवल स्वयं के लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए वह ऐसा कर सकता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जबकि सारी चीजें उसके प्रतिभा के ऊपर निर्भर हों और परीक्षाओं का संचालन पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ और पूर्ण शुचिता के साथ, बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी धांधली के हो। लड़के के मन में सवाल उठता है कि मैं मेहनत तो कर सकता हूं, लेकिन हर बार की तरह से इस बार भी पेपर लीक हो गया तो, या पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा फिर से रद्द हो गई तो फिर से 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा, या आयोग ने अपनी तुगलकी मानसिकता की वजह से परीक्षा पैटर्न में ही परिवर्तन कर दिया तो, या लोक सेवा आयोग की स्केलिंग प्रणाली जो कि अपने आप में ब्रह्म की तरह से एक रहस्य है, उस स्केलिंग प्रणाली का फिर से वह शिकार हो गया तो, या इन सबके साथ यदि परिणाम आ भी गया और आगे चल करके न्यायालय में किसी ने उस परिणाम को चुनौती दे दी तो, और कोर्ट ने यदि उस परिणाम को रद्द कर दिया तो, इस तरह से अनगिनत तो उसके मन मस्तिष्क में घुमड़ते रहते हैं और वह अनुत्तरित रह जाता है। शायद उसके पिता उस समय ट्रेन में उसके साथ मौजूद रहते तो भी उनको वह उत्तर नहीं दे पाता। अब ये बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति है और हम सब अपने जीवन में कभी न कभी छात्र रहे हैं और भारत के अधिकांश लोग निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के हैं जिनके पिताजी बड़ी मेहनत से अपना तन और पेट काट करके अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अपने सीमित संसाधनों में से उसको पढ़ाने के लिए कुछ पैसा देते हैं। और लड़का भी अपने उस पूरे छात्र जीवन के दौरान एक तरह से तपस्वी की तरह का जीवन व्यतीत करता है। जो लोग इलाहाबाद में रह करके तैयारी किए हैं या दिल्ली में भी रह करके जो लोग तैयारी किए हैं या करते हैं, उसमें से अधिकांश छात्र लगभग इसी प्रकार की आर्थिक स्थिति में रहते हैं और उनके लिए 1 वर्ष इन जगहों पर बिताना बहुत बड़ी बात होती है। जबकि परीक्षा रद्द हो जाती है या परीक्षा में कोई गड़बड़ी होती है तो परीक्षा फिर से अगले वर्ष या 1 वर्ष का उसको इंतजार करना पड़ता है और ये कोई गारंटी नहीं कि अगली बार परीक्षा सही ढंग से हो ही जाए। इस प्रकार से एक बहुत ही अंधकारमय भविष्य आज छात्रों के
समक्ष दिखलाई पड़ रहा है। आखिर वो परिश्रम करें, जी तोड़ परिश्रम करें अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए, अपने छोटे भाई बहनों की प्रेरणा का स्रोत बनने के लिए, अपने गांव शहर के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, और सबसे बड़ी बात अपने प्रतिभा और मेधा को स्थापित करने के लिए, तो किस उम्मीद से करें? क्योंकि सारी उम्मीदों पर पानी फेरने का कार्य परीक्षा लेने वाली ये संस्थाएं कर रही हैं। और हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को यदि छोड़ दिया जाए तो विभिन्न राज्यों में कार्य करने वाली सर्वोच्च परीक्षा संस्था, भर्ती संस्था, राज्य लोक सेवा आयोग और इसके साथ साथ अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से लेकर के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से लेकर के रेलवे भर्ती बोर्ड से लेकर के बैंकिंग भर्ती बोर्ड से लेकर के जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी संदेह के घेरे में हैं और कोई भी परीक्षा संचालित सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। और वैसे तो एक अंतहीन सिलसिला चला आ रहा है। जब हम लोग खुद परीक्षार्थी थे तब से इन सब चीजों का हम लोग शिकार होते आए हैं, लेकिन हाल के वर्षों में स्थिति अत्यंत भयावह हो चुकी है। अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में सिपाही की परीक्षा रद्द करानी पड़ी पेपर लीक होने की वजह से, आरओ की परीक्षा रद्द करानी पड़ी पेपर लीक होने की वजह से। इसी वजह से पीसीएस परीक्षा को स्थगित करवाना पड़ा। अभी नीट की परीक्षा जो एनटीए ने कराई थी उसमें पेपर लीक होने की वजह से या अन्य प्रकार की अनियमितता गड़बड़ी होने की वजह से उस परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार की अनियमितताएं अभी प्रकाश में आई हैं, अदालत में मुकदमा चल रहा है। और अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की परीक्षा को रद्द किया गया जो गत अभी 18 जून को संपन्न हुई थी। सीएसआईआर की परीक्षा जो होने वाली थी उसको इसीलिए अभी स्थगित कर दिया गया। तो आखिर एक छात्र किस चीज के भरोसे अध्ययन करे, किस चीज के भरोसे परीक्षाओं की तैयारी करे? परीक्षार्थी जानते हैं कि एक परीक्षार्थी की जवाबदेही अपने प्रति तो होती ही है, उससे कहीं अधिक अपने परिवार और अपने समाज और नातेदार रिश्तेदारों के समक्ष होती है। और यदि उसका सिलेक्शन चाहे किसी भी वजह से नहीं होता है तो उसे अंदर से ऐसा महसूस होता है मानो उसने बहुत घोर पाप किया है। क्या उसके इस पीड़ा को ये भ्रष्ट तंत्र समझ पाएगा? क्या हमारे शिक्षा मंत्री जो बड़ी आसानी से एक वाक्य में कह देते हैं कि हाँ गड़बड़ियां हुई हैं और हमें इस बात का दुख है, केवल इतने से क्या छात्रों का दुख समाप्त हो जाता है? छात्रों का संघर्ष समाप्त हो जाता है? तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हाल ही में कानून बनाया गया, परीक्षा में कोई भी जो पब्लिक एग्जामिनेशन कराया जा रहा है इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी की रोकथाम करने के लिए एक नया कानून बनाया गया अभी, जो आज से ही लागू हुआ है 22 जून से। तो क्या इस कानून से इस प्रकार की गड़बड़ियां रुक जाएंगी? क्या इसके लिए आश्वस्त हुआ जा सकता है? क्या 10 लाख रुपए की का जुर्माना और 2 से 5 साल तक की सजा, या चाहे 10 साल की सजा हो जाए, 7 साल की सजा हो जाए, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो जाए, तो क्या इससे इस प्रकार की गड़बड़ियां रुक पाएंगी? महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कानून तो बहुत सारी चीजों के लिए बने,
कानूनों का कार्यान्वयन कितनी ईमानदारी से किया जाता है, इसके ऊपर उस कानून की सार्थकता निर्भर करती है। उत्तराखंड सरकार ने पहले से ही इस कानून को बनाया हुआ है। जब इस प्रकार के परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले गिरोह कई कई करोड़ रुपए के वारे न्यारे करते हैं, ऐसे में 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण बात जुर्माने की नहीं है, सबसे जरूरी ये है कि जो लोग भी इस प्रकार के गड़बड़ियों में संलिप्त पाए जा रहे हैं, पारदर्शी ढंग से निर्धारित समय सीमा के भीतर उसकी पूरी तरह से छानबीन जांच की जाए निष्पक्ष रूप से, और इसके बाद दोषियों को शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाए, और वह दंड ऐसा हो जो कि नजीर का काम करे, ताकि भविष्य में इस प्रकार के गड़बड़ी करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस कोई भी न कर पाए, चाहे वह किसी विभाग का मंत्री हो, चाहे वह कोई परीक्षा करवाने वाले आयोग का अध्यक्ष या सदस्य या निदेशक हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम एक ऐसे दौर की ओर धीरे धीरे ही सही बढ़ रहे हैं जहां पर छात्रों का धैर्य पूरी तरह से जवाब दे देगा, और देश में युवा आक्रोश इस स्तर तक बढ़ेगा कि अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है कि आयोगों का गठन, जांच समितियों का गठन, ये बार बार होते हैं और कुछ समय बाद मामला टाए टाए फिश हो जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, पीसीएस परीक्षा में गड़बड़ी के बहुत सारे आरोप लगाए गए जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, और एक बहुत ही विवादास्पद व्यक्ति को लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई तो ये कहा गया कि सीबीआई से हम पिछली सारी भर्तियों की जांच करवाएंगे, वे सब भर्तियां जो अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान लोक सेवा आयोग के द्वारा की गई हैं। इसके लिए ये कहा गया कि सीबीआई की इंक्वायरी भी सेटअप कर दी गई। तब से लेकर के 7 वर्ष हो चुके, लेकिन अभी तक किसी को ये पता नहीं है कि सीबीआई ने क्या जांच की या उसमें किन लोगों को दोषी पाया गया, या दोषी पाया भी गया कि नहीं पाया गया, आखिर हुआ क्या। और ये चीज या इस तरह की जांच पहले भी हो चुकी है, 20-25 साल पहले से इस तरह की गड़बड़ियां होती रही हैं। एक बार हमें याद है कि खुद हम लोग परीक्षार्थी थे, उस समय 92 की मैं बात बता रहा हूं, 1992 की, जबकि के.एम. पांडे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। उस समय सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने का समाचार आया था। संघ लोक सेवा आयोग ने तत्काल परीक्षा को रद्द कर दिया था, और उस समय के.एम. पांडे के विरुद्ध सीबीआई की इंक्वायरी गठित की गई थी, और उस दौरान अक्सर ये समाचार छपता था कि जांच चल रही है, कार्रवाई ये हो रही है, वो हो रही है, लेकिन अंततः कुछ नहीं हुआ और फिर से वो सारी चीजें जस की तस बनी रही। तो जब इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं में इस प्रकार की गड़बड़ियां हो रही हैं, तो एनटीए जैसी एक ऐसी संस्था जिसमें किसी भी प्रकार की कोई सुनिर्धारित व्यवस्था है ही नहीं, पूरी तरह से एडहॉकिज्म की पॉलिसी, तदर्थवाद की नीति का एनटीए शिकार है, जो हाथ खड़े कर रही है कि हम इतने बड़े पैमाने पर परीक्षाओं का पारदर्शिता पूर्वक संचालन करने में सक्षम भी नहीं है। ये अंदरूनी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, एनटीए के लोग इस चीज को बतला रहे हैं। तो एनटीए के बस की ये चीजें कहाँ हैं, जबकि डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए एक एक नंबर की इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा में छात्र कितना मेहनत करता है,
और ना केवल छात्र बल्कि छात्रों के साथ उनके माता पिता भी उतनी ही शिद्दत के साथ अपने सारे सपने उनसे जोड़ करके देखते हैं, और जब तक उनका छात्र सफल नहीं हो जाता तब तक वो अपने सभी आकांक्षाओं को दबा करके रखते हैं। अपने बच्चे के सपने में ही स्वयं के सपने को वो पिरो देते हैं। तो ये मुद्दा न केवल छात्र छात्राओं का मुद्दा है बल्कि देश की आम जनता का मुद्दा है, क्योंकि एक आम आदमी जिसके पास बहुत पैसा नहीं है वो बिजनेसमैन के रूप में बहुत अधिक पूंजी लगा करके अपना कोई बिजनेस नहीं कर सकता, और न वो बहुत कोई साधारण काम, छोटा काम तथाकथित रोजगार के नाम पर कर सकता है। तो उसके पास आशा की, उम्मीद की केवल एकमात्र यही किरण होती है कि अपने बच्चे को खूब मन से हम पढ़ाएंगे, बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, और बच्चा अपने मेहनत के दम पर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, हमारे सपने को साकार करेगा और हमारी आर्थिक और सामाजिक हैसियत दोनों रातों रात बदल जाएगी। लेकिन यदि इसी तरह से परीक्षाएं होंगी तो ऐसे अभिभावकों, ऐसे माता पिता और ऐसे छात्रों की उम्मीदों का क्या होगा। इसलिए मैं सरकार से भी और सारी परीक्षा लेने वाली संस्थाओं से भी और प्रशासनिक तंत्र से भी ये करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप इस विषय की गंभीरता को समझें, क्योंकि एक ऐसा विषय है जो सारे तंत्र को उखाड़ फेंकेगा यदि समय रहते इसका समाधान नहीं किया जाता है। तो हाल ही में लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आशा के या अपेक्षा के पूरी तरह से अनुरूप नहीं आ पाए हैं, उसके पीछे ये एक बड़ा कारण है। चाहे हमारे राजनीतिक विश्लेषक इस बात को स्वीकार करें चाहे ना करें, और यदि समय रहते इस समस्या का समाधान अच्छे से नहीं किया जाता है तो जो भी सत्तारूढ़ दल हैं उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसके साथ ही मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप सबसे आग्रह है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। हम आपसे जुड़े हुए ऐसे मुद्दे को निष्पक्ष ढंग से, बिना किसी का पक्ष लिए निष्पक्ष ढंग से सबके समक्ष रखेंगे। शायद इस व्यवस्था को, इस देश को चलाने वाले लोगों का ध्यान आकृष्ट हो जाए, तो यही हमारी और इस वीडियो की सार्थकता होगी। धन्यवाद।